नमस्कार दोस्तों, विजेंद्र सर स्टडी हब चैनल पर आप सब दोस्तों का स्वागत और अभिनंदन। प्यारे साथियों, रोज की कड़ी में ही आज हम फिर से राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल और राजस्थान विषय पर अपनी श्रृंखला मेरी टीम के द्वारा अलग अलग विशेषज्ञों के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। उसी कड़ी में हम आज और संविधान निर्माण एवं राज व्यवस्था जो विषय है, आरएस, आईएएस, पीएसआई, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा और सीईटी जो एग्ज़ाम्स हैं तथा अन्य एग्ज़ाम्स जिनमें भारतीय संविधान, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल एवं राजस्थान भूगोल, अर्थव्यवस्था, इतिहास और कला संस्कृति विषय आते हैं, उन सब की वीडियोज़ जीके समग्र रूप से अपलोड किया जाता है। उसकी क्लास से निःशुल्क आपको विजेंद्र सर स्टडी हब पर उपलब्ध कराई जा रही है एवं रोज शाम को जो क्लासेस सुबह अपलोड की जाती हैं उनको शाम के समय उनके टेस्ट आयोजित किए जाते हैं। ये टेस्ट लाइव होते हैं जिसमें आपकी भागीदारी होती है। आपके द्वारा आपने क्या सोचा उस समय तात्कालिक आप उत्तर को लिख करके और भेज सकते हैं, और आपका यदि सबसे पहले सही उत्तर आएगा तो उसका मैं नाम भी पुकार करके आपको संबोधन से आपको मैं अप्रिशिएट करूंगा। चलिए दोस्तों, आज के अपने थंबनेल के अनुरूप अपन बात करते हैं भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था की कड़ी में। आज हम संविधान के निर्माण वाले बिंदु को लेंगे, संविधान निर्माण को। तो दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि संविधान निर्माण वाली इस बिंदु से बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि संविधान किसे कहते हैं। तो दोस्तों, संविधान जो है वो वास्तव में क्या है? तो संविधान वास्तव में उन कानूनों या नियमों की संहिता है जिनसे किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। उन कानूनों, नियमों का संग्रह या संहिता जिससे किसी देश का शासन संचालित किया जाता है, उसे संविधान कहते हैं। दोस्तों, ये जो शासन होता है इसे चलाने के लिए एक राज्य का मूर्त रूप होता है जिसे हम सरकार कहते हैं। तो लीजिए बात करते हैं अपन उन कानूनों या नियमों का संग्रह या संहिता, उनको लिख दिया जाता है जिनसे किसी राष्ट्र या देश का शासन संचालित होता है। उसे संविधान कहा जाता है। अब दोस्तों, संविधान के अनुसार शासन चलता है। संविधान तो कानूनों का संग्रह हो गया। अब संविधान के अनुसार जो शासन करती है जो संस्था, उसे हम सरकार कहते हैं। तो कई बार इस प्रकार के क्वेश्चंस निकलते हैं दोस्तों कि सरकार क्या है, संविधान क्या है, ये इस प्रकार के क्वेश्चंस निकलते हैं दोस्तों। तो संविधान क्या है, सरकार क्या है? अब जरा बताइए जरा कि सरकार क्या है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि राज्य जो है उसके 4 तत्व होते हैं जिसमें एक सरकार भी होती है। ठीक है, तो वास्तव में ये सरकार जो है ये राज्य का मूर्त रूप है। राज्य का ये मूर्त रूप जिसमें संप्रभुता होती है।
जो किसी देश का शासन संचालित करती। तो सरकार क्या, जो देश का शासन संचालित करे, यानी कि संविधान जो है वो कानून हो गए, उन कानूनों को इंप्लीमेंट करने वाला राज्य का जो मूर्त रूप है वो सरकार है। अब ये जो सरकार है दोस्तों, ये किस प्रकार की होती है, इसमें कई क्वेश्चन आते हैं और कई कई बार तो आप जैसे बड़े विद्वान लोग जो हैं, जिन्होंने काफी संविधान को रट्टे मार रखे हैं, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे सिंपल सी बात है कि जो शासन है उसके आधार क्या क्या है। मुझे याद आ रहा है कि मैंने जब फर्स्ट ईयर की एग्जाम दे रहा था, बड़े संयोग की बात है कि थर्ड ग्रेड एग्जाम में, सेकंड ग्रेड एग्जाम में और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम जिसमें हिस्ट्री विषय था, मुझे सफलता मिली। और न सिर्फ सफलता मिली बल्कि सेकंड ग्रेड एसएसटी में मैं टॉपर भी था और फर्स्ट ग्रेड में भी प्रथम 10 रैंक में मुझे जगह मिली। तो खैर उस समय की बात है, उस समय जब मैं वो एग्जाम दे रहा था तो उसमें क्वेश्चन आया था, मुझे याद है कि भारत एक गणतंत्र है। उसी तरह से एक क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम में मुझे याद आ रहा है कि भारत लोकतंत्र है। तो ये शब्द कई विद्यार्थियों को जब मैं पूछता हूं कि भैया बताओ लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर होता है, तो मेरे विद्वान साथी जो हैं वो एक ही बात बताते हैं, वो लोकतंत्र के लिए तो बोले जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन है साहब वो लोकतंत्र कहलाता है। अरे बावड़े, अरे जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा जो बात कही है किसी एक व्यक्ति अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दी है, वास्तव में क्या होता है उसको लगा जैसे महात्मा गांधी को लोकतंत्र के को उन्होंने भीड़तंत्र नाम दे दिया, तो वास्तव में ऐसा थोड़ी ना है। बात को समझो, वास्तव में ऐसा थोड़ी ना है। लोकतंत्र क्या है, गणतंत्र क्या है, तानाशाही क्या है, ये सब चीजें हमें समझनी चाहिए। और राजतंत्र क्या है, ये चारों चीजों में आपको अंतर आना चाहिए। कौन कौन से शब्द हैं? लोकतंत्र, गणतंत्र, राजतंत्र एवं तानाशाही, ये 4 शब्द हैं और चारों बिल्कुल अलग अलग है। तो मैं इस बात को यहीं पर क्लियर करता हूं और इसके लिए अपन एक बात करें कि शासन के आधार कौन कौन से हैं। शासन क्या है या शासन के आधार क्या क्या हो सकते हैं? तो दोस्तों शासन के 2 आधार हो सकते हैं। एक तो शासन का आधार है सत्ता का स्रोत। ये अपने एक अलग स्लाइड पर ले लेते हैं दोस्तों। आप चाहो तो चूंकि पीडीएफ डाउनलोड होती है तो इसको कर सकते हैं, या मैं टेलीग्राम लिंक पर भेज दूंगा, या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए मैं साइड में हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब मैं बात करता हूं शासन के आधार कि शासन के आधार क्या क्या होते हैं। यदि इस मुद्दे पर बात करें तो दोस्तों शासन के 2 आधार हैं। शासन के 2 आधार, एक है दोस्तों सत्ता का स्रोत, एक है दोस्तों सत्ता का स्रोत, और दूसरा है हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो पहला है सत्ता का स्रोत। सत्ता का स्रोत क्या है? और दूसरा है राष्ट्र का प्रमुख, हेड ऑफ स्टेट, राष्ट्र प्रमुख, हेड ऑफ स्टेट। तो ये 2 आधार है। राष्ट्र का प्रमुख कौन होगा? हेड ऑफ स्टेट। मतलब इंग्लिश में भी कई बार पूछा गया है इसको, और इसको डायरेक्ट हेड ऑफ स्टेट। 2-4 शब्द
मतलब जो लोकप्रिय है उनकी हिंदी कर देते हैं, हेड लिख देते हैं हिंदी में, ऑफ स्टेट भी लिख देते हैं। तो हेड ऑफ स्टेट की कंडीशन से और सत्ता का स्रोत। अब दोस्तों सत्ता का जो स्रोत है वो क्या है, क्या क्या हो सकते हैं? तो सत्ता के स्रोत दो हो सकते हैं। एक सत्ता का जो स्रोत है दोस्तों वो जनता हो सकती है। जब सत्ता का स्रोत जनता हो, और या फिर सत्ता का स्रोत शासक हो सकता है, दो ही होंगे। आप कहेंगे सर सत्ता का स्रोत जनता कैसे होती है? यानी कि जनता की इच्छा से शासन हो, जनता की शासन में भागीदारी हो, भागीदारी हो, या जन इच्छा से शासन संचालित हो। ठीक है, यानी भैया हमें कोई भी प्रधानमंत्री उसी को बनाएंगे, उसी की सरकार आएगी, उसी पार्टी को वोट देंगे जो जनता के हित में काम करे। और यदि मान लो कोई सरकार वैकेंसियां नहीं निकाले, थर्ड ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, या फिर फर्स्ट ग्रेड की, या आरएस की, तो विद्यार्थी ठान लेते हैं कि अब की बार इस सरकार को धूल चटा देंगे। कोई सरकार यदि अच्छा काम करती है, खूब वैकेंसियां निकालती है, जिससे कि अब की बार की सरकार, तो आप लोग तय करते हैं कि यार सरकार ठीक है। मैं किसी सरकार की आलोचना नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं कि जनता की जब शासन में भागीदारी हो, जनता जब चाहे उस पार्टी की सरकार बनाए, और बड़े बड़े जो राजनेता हैं वो जनता की इच्छा को वरीयता प्रदान करें, तो इसे लोकतंत्र कहा जाता है। तो इसे क्या कहेंगे? एक कंडीशन ये होगी, तो इसे दोस्तों लोकतंत्र कहते हैं। जब लोगों को शासन में भागीदारी मिले तो वो लोकतंत्र। दूसरा, जब शासक बिना जनता से पूछे अपनी इच्छा से शासन करे, समझ रहे? अर्थात शासक अपनी इच्छा से शासन संचालित करे, संचालित करें, तो भैया ये व्यवस्था जो है उस शासक की तानाशाही होगी, और इस व्यवस्था को कहा जाता है तानाशाही। कई देशों में ये व्यवस्था है, जैसे इसका बढ़िया उदाहरण है चीन। आप कहेंगे लोकतंत्र के उदाहरण तो भारत और अमेरिका और बहुत सारे देश हैं। अब दोस्तों राष्ट्र का प्रमुख कौन होगा? अब राष्ट्र के प्रमुख जो है, इस बिंदु को देखें तो दो तरह से प्रमुख हो सकते हैं। एक प्रमुख आनुवंशिक हो सकता है, एक प्रमुख हमेशा, जैसे कि ब्रिटेन है, वहां हमेशा आपने देखा कि महारानी गई और उसका बेटा बन गया क्राउन, तो वहां पर हमेशा जो राजा है उसी के नाम से शासन संचालित किया जाता है। जबकि भारत में राष्ट्रपति है, तो भारत में जो राष्ट्रपति है, ये राष्ट्रपति आनुवंशिक नहीं है, मतलब किसी के बेटे का बेटा या बेटी की बेटी की बेटी शासक नहीं बनेगी, यानी कि राष्ट्रपति नहीं बनेगी। जबकि वहां पर बेटा का बेटा या बेटी की बेटी, बेटी का बेटा, बेटा की बेटी, वही शासक बनेगी। तो ये जो व्यवस्था होती है, जब हेड ऑफ स्टेट जो है वो आनुवंशिक रूप से बनाया जाए, आनुवंशिक आधार पर उसे बनाया जाए हेड ऑफ स्टेट, तो इस व्यवस्था को कहा जाता है दोस्तों राजतंत्र। राजतंत्र, जैसा कि अनेक देशों में है दोस्तों ये राजतंत्रीय व्यवस्था। आप एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसका नाम लिखना चाहूंगा, तो इंग्लैंड भी है, जापान भी है, बहुत सारे देश हैं। अधिकांश खाड़ी देशों में भी ये व्यवस्था लागू है। आनुवंशिक आधार पर वहां जो है राष्ट्र का प्रमुख बनते हैं। खाड़ी देश जिसमें सऊदी अरब से लेकर, सऊदी अरब अमीरात से लेकर जितने भी देश, ठीक। दूसरी स्थिति है
जब सामान्य जनता में से योग्यता के आधार पर कोई राष्ट्र का प्रमुख बने, हेड ऑफ स्टेट बने, तो ये जो व्यवस्था है दोस्तों, जैसे भारत में आनुवंशिक आधार पे हेड ऑफ स्टेट या राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति नहीं होता, सामान्य जनता में से योग्यता के आधार पे होता है। अब आप कहोगे साहब कौन सी योग्यता? भैया योग्यता कई हो सकती है, और ये कोई योग्यता जीके की नहीं हो सकती जो आप और हमारे लिए जरूरी होती है कि जीके में योग्यता होनी चाहिए। नहीं, चुनाव की योग्यता है, जनता को लुभाने की योग्यता है, सैन्य योग्यता भी है, जैसे कि कई बार पाकिस्तान के अंदर भी सेना जो है वो सत्ता पे कब्जा कर लेती है। जैसे चीन है, चीन के अंदर जो है वो चुनाव नहीं होते, निर्वाचन की योग्यता नहीं चाहिए, बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसमें जो है दबदबा होना चाहिए, वो भी एक योग्यता है। यानी एक दलीय जो देश है उसमें उस दल के अंदर वर्चस्व हासिल हो, ये भी एक योग्यता है। लेकिन हाँ, एक बात है, चीन का जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग वो राजा का बेटा नहीं है, समझिए, आनुवंशिक नहीं है, इसलिए वहां राजतंत्र नहीं है। वहां पर व्यवस्था तो सामान्य जनता में से ही शी जिनपिंग पैदा हुए थे। जैसे भारत के राष्ट्रपति पैदा हुए, उसी तरह चीन के राष्ट्रपति पैदा हुए, उसी तरह अमेरिका के राष्ट्रपति पैदा हुए। तो जिन देशों में राजतंत्र नहीं है दोस्तों, वहां पर सामान्य जनता के बीच से उठा हुआ व्यक्ति है, और ऐसी जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था को गणतंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गणतंत्र। तो देखिए, अब अंतर देखिए आप, कई विद्यार्थियों के दिमाग में लोकतंत्र और गणतंत्र को लेकर एक जैसी बातें हैं कि लोकतंत्र और गणतंत्र मतलब वो होता है जिसमें जनता वो भाग भूग लेती है। नहीं, जनता जिसमें भाग लेती है वो है सिर्फ लोकतंत्र। जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन की बात कीजिएगा, ब्रिटेन में सबसे पुराना लोकतंत्र है ब्रिटेन में, लेकिन ब्रिटेन जो है वो गणतंत्र नहीं है, ब्रिटेन में राजतंत्र है। यानी इन दोनों स्थितियों में से दोस्तों देखिएगा, इन दोनों स्थितियों में से एक स्थिति इनमें से और एक स्थिति इनमें से होगी। यानी कि एक स्थिति आप हेड ऑफ, जैसे मान लीजिए कि मैंने पहली स्थिति ये लिखी है यहां पे, एक इन दोनों में से एक ले लो, राजतंत्र है जैसे मान लो कुछ देशों में, और या फिर शुरू में मैं लोकतंत्र लिख देता हूं। जैसे कुछ देशों में दोस्तों ये लोकतंत्र है, उन देशों में साथ साथ राजतंत्र भी, लोकतंत्र और राजतंत्र साथ साथ रह सकते हैं, रह रहे हैं। जैसे कि इंग्लैंड में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, बहुत सारे उदाहरण हैं इसके। इसी तरह दूसरी कंडीशन जो है, लोकतंत्र इधर है और उस लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र भी, गणतंत्र भी। जैसे कि भारत है दोस्तों, अमेरिका है, बहुत सारे अधिकांश विश्व के देश यही हैं जिनमें लोकतंत्र भी और गणतंत्र भी है। यानी कि जनता की इच्छा शासन भी चलता है और सामान्य जनता में से योग्यता के आधार पर पद भी भरा जाता है। ठीक है, उसी तरह दोस्तों जो कंडीशन सी है, सी कंडीशन की यदि बात करें तो अब तानाशाही इधर ले ली मैंने, और तानाशाही के साथ साथ जो है वो राजतंत्र है। जैसे भैया भूटान, थोड़े दिन पहले तक नेपाल भी था, और भी बहुत सारे देश है, मैं तो बता रहा हूं कि राजा भी है और तानाशाही भी करता है, अपनी इच्छा शासन भी करता है। जैसे महामहिम वो थे, क्या नाम, मुगल बादशाह अकबर। अब उनकी जब खुद की जवानी थी तब तो उन्होंने क्या किया कि जाने कितनी शादियां की, हर जगह संधि की एक ही शर्त थी, बोले भाई तुम्हारे पुत्री से ब्याह कर दो, कोई भी हो। और जब उनका बेटा जवान हुआ सलीम, तो उनको लगा कि ये तो गलत है, और उसने कहा था कि भैया सलीम तू साइड में हो जा और अनारकली को इधर जो है पेश कर, हम इसको दीवार में चुनवा देते हैं। तो आदेश से निकाल दिया कि दीवार में चुनवा दो। तानाशाह था, शासक भी था, यानी कि राजा भी है और तानाशाही भी, जो कह दिया सो कह दिया। सलीम बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, बोले मालिक जहां पना, हमने तो बस एक से प्यार किया था, लेकिन छोड़ दो। बोले ना तू जा,
और उसको दीवार में चुनवा दिया। मुगले आजम फिल्म में अलग बात है कि उसको बचा दिया, लेकिन सच में इतिहास में उसको दीवार में चुनवा दिया गया था। छोड़िए, आप ज्यादा टेंशन मत कीजिए। अब हम तानाशाही के साथ साथ दूसरा समायोजन करते हैं। तानाशाही के साथ साथ भैया गणतंत्र भी रहता है, जैसे कि चीन में है। यानी चीन की जो व्यवस्था है, वहां देश के सर्वोच्च पद पर शी जिनपिंग बैठे, सामान्य जनता के बीच से आ गए, लेकिन कर रहे हैं भैया तानाशाही, क्योंकि वहां लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र नहीं होगी, लोकतंत्र नहीं होगा तो तानाशाही होगी, और राजतंत्र नहीं होगा तो गणतंत्र होगा, गणतंत्र नहीं होगा तो राजतंत्र होगा, और तानाशाही नहीं होगी तो लोकतंत्र होगा, लोकतंत्र नहीं होगा तो तानाशाही पक्की होगी। यानी एक बात इन दोनों में से एक जरूर होगी, और एक बात इन दोनों में से एक जरूर होगी। मैंने 4 कंडीशन बनाई और 4 कंडीशन आपको बताई। अब आप समझ गए कि वास्तव में सत्ता का स्रोत किस प्रकार से चेंज होता है, और सत्ता का स्रोत जब चेंज होता है तब जो है लोकतंत्र तानाशाही चेंज होती है, और हेड ऑफ जो स्टेट है वो चेंज होता है, तब राजतंत्र और गणतंत्र में चेंजमेंट आ जाता है। बात समझ गए? तो चलिए, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ओके, आगे बढ़िए। हम तो संविधान पर थे, कहां से कहां पहुंच गए। चलिए वापिस आइए, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए पहुंचना भी चाहिए। अब हम आगे बात कर रहे हैं दोस्तों कि हमारी जो संविधान, भारतीय संविधान के निर्माण की यदि बात करें, अब तक तो संविधान की बात हुई थी, अब भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान निर्माण पर आ जाइएगा। क्योंकि मैं उस अंदाज में पढ़ा रहा हूं कि आउटसाइड में जो भी क्वेश्चंस निकल सकते हैं वो सारे के सारे निकल जाएं। टू द पॉइंट अनुच्छेद रटने वाले विद्यार्थी और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को, ये सब रट्टे मारने वाले तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं। ये सब तो लूसेंट में मिल जाता है। बात इंपॉर्टेंट ये होती है कि हमें एक्चुअल में उस चीज के आसपास के कंसेप्ट को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय संविधान निर्माण में तो आप बताइएगा जरा दोस्तों कि भारत में सबसे पहले संविधान की मांग किसने की। भारत में सबसे पहले संविधान की मांग करने वाले कौन थे, फटाफट बताइए। तो दोस्तों मैं बता देता हूं, आपने जो बताया बिल्कुल सही। सबसे पहले संविधान की मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने 1895 में एक विधेयक प्रस्तुत किया था, स्वराज्य विधेयक, और उस स्वराज्य विधेयक में साफ डिमांड की थी कि भारतीयों को उनका संविधान मिलना चाहिए, उनकी इन्होंने मांग की। पहली बार संविधान की मांग करने वाले कौन है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद यदि दोस्तों अपन बात करें तो संविधान की व्यापक मांग जो की, संविधान की व्यापक जो मांग है दोस्तों, व्यापक मांग की वो 1922 में महात्मा गांधी ने की। महात्मा गांधी ने की। तो व्यापक मांग करने वाले कौन है, महात्मा गांधी, क्योंकि इन्होंने, महात्मा गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो संविधान है वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, भारतीय शासन भारतीयों की इच्छा से संचालित होना चाहिए। और इसी बात को जो गांधी जी ने 1922 में कही थी, इसी बात को जो है दोस्तों वो कहा जाता है कि गांधी जी ने सबसे पहले मांग की। या मैं यूं कहूं कि गांधी जी ने कहा कि भारतीयों का शासन, ये कई बार कथन आ जाते हैं, भारतीयों का शासन भारतीयों की इच्छा अनुसार संचालित होना चाहिए।
होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात थी संविधान की। संविधान की मांग किस किसने की। अब यदि जरा इस मुद्दे को थोड़ा सा और अपन डिटेल में जाएं तो मैं आपसे ये पूछ लेता हूं कि बताओ सबसे पहले संविधान सभा की मांग करने वाले कौन थे। संविधान सभा की मांग किसने की। तो सबसे पहले संविधान सभा की, यहां पर मैं हेडिंग डाल देता हूं, संविधान सभा की मांग किसने की। फटाफट बताओ संविधान सभा की मांग किसने की। तो भारत में सबसे पहले संविधान सभा की मांग करने वाले थे मोतीलाल नेहरू। 1924 स्वराज दल जो 1923 में बना था, 1 जनवरी 1923 को, जिसने चुनाव में भाग लिया था 1923 के, और जिसमें स्वराज पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, वहां मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ही स्वराज दल के संस्थापक थे। और स्वराज दल के सदस्य के तौर पर मोतीलाल नेहरू केंद्रीय असेंबली या गवर्नर जनरल के असेंबली के अंदर सबसे बड़े वक्ता हुआ करते थे। और उन्होंने 1924 के अंदर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, और वो जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसी प्रस्ताव में उन्होंने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की। कहा कि हम भारतीयों की एक संविधान सभा होनी चाहिए, एक प्रस्ताव पेश किया था। तो दोस्तों पहली बात, संविधान सभा की मांग करने वाले मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू ने गवर्नर जनरल की असेंबली में 1924 में भारतीयों की संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की मांग की, और इसके लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। हालांकि अलग बात है कि पास नहीं हो पाया प्रस्ताव, लेकिन मांग करने वाला था। अब यहां एक तीसरा क्वेश्चन और निकलता है कि भारत में सबसे पहले किसी ने यदि संविधान बनाने का प्रयास करने वाला पहला भारतीय कौन था। भारत में संविधान निर्माण का प्रयास करने वाला पहला भारतीय कौन था जिसने भारतीय संविधान के लिए पहला प्रारूप बनाने की कोशिश की। तो वो कौन थे, वो नेहरू समिति थी, 1928 की नेहरू समिति। तो दोस्तों चूंकि संविधान की बात है तो इधर आ जाएगी। 1928 में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में जो नेहरू समिति थी, जिसमें सुभाष चंद्र बोस वगैरह जो सदस्य थे, नेहरू समिति ने संविधान निर्माण का प्रथम प्रयास किया। इसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट। तो इसे दोस्तों नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। जो पहला संविधान बनाने का प्रयास था उसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, 1928 में। ठीक। अब दोस्तों संविधान सभा की चूंकि अपन बात कर रहे थे, और मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा के लिए सबसे पहले असेंबली के अंदर प्रस्ताव भी रखा। लेकिन यदि आप जानते हो तो जो मानवेंद्र नाथ राय हैं, इन्होंने भी सबसे पहले तो नहीं, लेकिन भारतीय संविधान सभा के विचार को इन्होंने व्यापक विस्तार दिया था। कि इन्होंने दिया था दोस्तों मानवेंद्र नाथ राय ने। और कब दिया था दोस्तों, 1934 में। 1934 में M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने संविधान सभा
गठन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था और इसका प्रचार प्रसार भी किया। कौन थे मानवेंद्र नाथ राय? ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। इसके बाद में ये विचार आगे बढ़ता चला गया और जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन जो 1937 में 1936 में आयोजित किया गया था, फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा गठन की फिर से मांग की और फिर दोस्तों 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा गठन का प्रस्ताव पास किया। तो इस प्रकार से संविधान सभा की मांग करने वाले कौन कौन हैं? तो प्यारे दोस्तों, इसमें मोतीलाल नेहरू, फिर मानवेंद्र नाथ राय और जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू एंड नेहरू और बीच में एम.एन. राय। ठीक है। जबकि संविधान की मांग करने वाले कौन है? सबसे पहले तिलक है और इसके बाद महात्मा गांधी है और लास्ट में पहला प्रयास करने वाले फिर से मोतीलाल नेहरू जी हैं। ठीक है। तो अभी लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि हमने मांग की संविधान सभा की, अंग्रेजों ने इसे कब स्वीकार किया? एकदम टू द पॉइंट और सिस्टमैटिक। अंग्रेजों ने, यदि अंग्रेजों की बात करें या ब्रिटिश सरकार जो थी उसने कब इसको स्वीकार किया? भारतीय जो ब्रिटिश सरकार है उसके द्वारा इसको स्वीकार कब किया गया इस संविधान की मांग को? तो इस कड़ी में सबसे पहले उन्होंने 1940 के अगस्त प्रस्ताव में इस मांग को स्वीकार किया। इस 1940 के अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेज सरकार ने भारतीयों के समक्ष एक सुस्पष्ट प्रस्ताव पेश किया था जी लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। उस समय ये प्रस्ताव गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और उन्होंने इसकी मांग की थी। उन्होंने इसको प्रस्तुत किया था और कहा था कि हाँ, भारतीयों को हम संविधान सभा बना करके देंगे या संविधान सभा को हम स्वीकार कर लेंगे और गठन करने का जो अधिकार है भारतीयों को उसको हम स्वीकार कर लेंगे और बदले में भारतीय हमारा युद्ध में साथ देंगे। तो इन्होंने स्वीकार किया। दूसरे नंबर पे दोस्तों जो क्रिप्स मिशन था 1942 का, तो मैं 1942 का क्रिप्स मिशन लिख देता हूं। 1942 के क्रिप्स मिशन में जो स्टेफोर्ड क्रिप्स लेकर के जो प्रस्ताव आए थे उसमें मार्च 1942 में स्वीकार किया गया कि युद्ध के बाद भारतीयों को अपनी इच्छा अनुसार संविधान बनाने का, अपनी इच्छा अनुसार संविधान बनाने का हक दिया जाएगा। तो हक होगा। लेकिन चूंकि क्रिप्स प्रस्ताव के जो मुद्दे थे उन पर गांधी जी जो थे वो सहमत नहीं थे और इसलिए कांग्रेस ने इसका विरोध कर दिया, भारत ने इसका अविरोध कर दिया, इसलिए क्रिप्स प्रस्ताव असफल रहा। अंततः वास्तव में संविधान निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो प्रयास किए वो 1946 के कैबिनेट मिशन द्वारा किए गए। 1946 में दोस्तों कैबिनेट मिशन आया और जो कैबिनेट मिशन द्वारा
ये जो कैबिनेट मिशन आया था दोस्तों, ये फिर से 23 मार्च या 24 मार्च, कई जगह 23 होता है और कई जगह 24 होता है। 1946 को ये भारत आया और इसमें 3 सदस्य थे। भारत आया, इसमें 3 सदस्य थे दोस्तों। एक पहला जो सदस्य था वो अध्यक्ष भी था और वो था सर पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस ये दोस्तों उस समय भारत सचिव हुआ करते थे, यानी जो गवर्नर जनरल की नियुक्ति किया करता था ब्रिटेन के मंत्रिमंडल में, भारतीय मामलों का ये प्रमुख हुआ करता था। तो इस प्रकार से ये जो पैथिक लॉरेंस थे ये अध्यक्ष बनकर के आए। और पैथिक लॉरेंस के साथ साथ दोस्तों जो दूसरा व्यक्ति आया वो कौन था? जो पहले आ चुका था उनका नाम था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये जो क्रिप्स मिशन में आया था 1942 में, फिर से आए थे और इस समय ये ब्रिटेन में व्यापार मंडल के अध्यक्ष हुआ करते थे या फिर व्यापार से संबंधित जो ब्रिटिश सरकार के मंत्री हुआ करते थे। और तीसरा जो दोस्तों व्यक्ति था वो था एवी अलेक्जेंडर। आप सबको ये नाम पता होंगे, अलेक्जेंडर। और ये कौन हुआ करते थे? ये नौसेना के सेक्रेटरी हुआ करते थे। कई बार कई जगह आपको नौसेना मंत्री भी लिखा मिलता है या नौसेना प्रमुख लिखा मिलता है, लेकिन वास्तव में चूंकि ब्रिटेन में मिनिस्टर शब्द के बजाय वहां पर सेक्रेटरी शब्द का इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से तीनों आए थे। यहाँ सावधानी रखने वाली बात यह है दोस्तों कि कई विद्यार्थी जो हैं सर पैथिक जो लॉरेंस है उसको पैट्रिक लॉरेंस समझ लेते हैं दोस्तों। तो ये पैट्रिक लॉरेंस नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं। सर जो पैट्रिक लॉरेंस थे ये राजस्थान के एजीजी हुआ करते थे और वो भी 1857 की क्रांति के समय इन्होंने एजीजी के पद पर काम किया। तो इस कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा के लिए वास्तव में कार्य किया गया। इस कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो 16 मई 1946 को प्रस्तुत की गई कि जो योजना थी, इस योजना को भारतीयों ने स्वीकार किया, भारतीयों ने इसे स्वीकृति दी। भारतीयों की स्वीकृति के बाद जिसमें 2 बातें थी दोस्तों, इस योजना में कैबिनेट मिशन योजना में 2 मुख्य बातें थी। हिस्ट्री में तो काफी बड़ी बातें हैं, इसमें कम से कम 10 प्रस्ताव महत्वपूर्ण हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को देखते हुए सिर्फ 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 दोस्तों कि भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना पर विचार हुआ कि भारत में एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जानी चाहिए। इस पर प्रस्ताव पेश किया गया, भारत ने इसे स्वीकार किया। और दूसरा जो प्रस्ताव था कि 389 सदस्यों की 389 सदस्यों की 389 सदस्यों की एक संविधान सभा भारत में गठित की जाएगी का प्रस्ताव रखा गया। अब चूंकि भारतीय बड़े खुश थे कि ठीक है, हमारी मांगे थी वो पूरी हो रही है, हालांकि बहुत समय लग गया, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मुस्लिम लीग इससे नाखुश थी। मुस्लिम लीग जो नाखुश थी उसे लगा कि ये तो गलत होगा और इस संविधान सभा के गठन के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव हुए थे। जुलाई 1946 में जो विधानसभा प्रांतीय विधानसभाओं के जो चुनाव हुए थे दोस्तों, प्रांतीय विधानसभाओं के जो चुनाव हुए
के चुनाव हुए और इन्हीं विधानसभा सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ। दोस्तों। इसलिए कहा जाता है कि ये जन निर्वाचित संस्था नहीं थी संविधान सभा, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। इसलिए हमारी संविधान सभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। ये कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार आलोचना होती है हमारी संविधान सभा की कि भारतीय संविधान सभा एक संप्रभु संस्था नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी इसमें नहीं थी। जनता ने, एक भी भारतीय व्यक्ति ने जनता होने की हैसियत से इसमें वोट नहीं दिया। जनता ने एमएलए को चुना था और एमएलए जो थे, विधायक जो थे विधानसभाओं के, उन्होंने इस संविधान सभा के सदस्यों को चुना। तो इस प्रकार से ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। अब साहिब क्या हुआ आगे सुनिए। इन चुनावों में दोस्तों मुस्लिम लीग की सीटें जो थी वो बिल्कुल 25% तक आ गई। कांग्रेस को 208 सीटें मिल गई, कांग्रेस को 208 सीटें मिली, 208। और मुस्लिम जो लीग थी, मुस्लिम लीग, उसको 73 सीटें मिली। और इसका परिणाम क्या था? इसका परिणाम ये था दोस्तों कि जो मुस्लिम लीग है उसको लगा कि हम तो अल्पमत में रह गए, संविधान बनने में हमारी भूमिका नहीं रहेगी, तो फिर शासन चलाने में हमारी भूमिका तो कभी नहीं रहेगी। और मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग दोनों भड़क गए। अपनी हार से हताश होकर कुंठित जिन्ना ने अपने दोस्त बंगाल के प्रधानमंत्री, या आजकल जो मुख्यमंत्री थे उन्हें प्रधानमंत्री कहते थे, हसन सुहरावर्दी के साथ मिलकर कहा कि हिंदुओं को काटो, गैर मुस्लिमों को काटो, और दंगे करवाए, जिसे सीधी कार्रवाई कहा जाता है। बड़ा भयावह मंजर था। पड़ोसी को जो आज तक मित्र थे, दंगे शुरू हो गए और इन दंगों में बहुत बुरी स्थिति थी दोस्तों। दंगाइयों ने बेगुनाह लोगों को, महिला और बच्चों को बस काट दिया। तो ये दंगे कब हुए थे? 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। राष्ट्र सुलग उठा। ये दिखाने का एक तरीका था मुस्लिम लीग का, जिन्ना का, कि हम हिंदू और मुस्लिम दो एक साथ नहीं रह सकते, दो अलग अलग राष्ट्र हैं। हिंदुस्तान हिंदुओं का राष्ट्र है और पाकिस्तान मुसलमानों का राष्ट्र अलग बनना चाहिए, वरना हम इस प्रकार के दंगे करते रहेंगे, दंगे भड़कते रहेंगे। बड़ा प्लान्ड तरीका था। इसलिए अंग्रेज सरकार भी घबरा गई और उन्होंने पाकिस्तान बनाने का निर्णय 3 जून 1947 की योजना के द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन, अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल, ने लिया। तो 16 अगस्त 1946 की इस घटना के बाद भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को हुई। को यह सरकार स्थापित हुई दोस्तों। और इस सरकार में दोस्तों, इस सरकार में जो इस सरकार के अध्यक्ष थे वे गवर्नर जनरल लॉर्ड विवेल थे। और
इस सरकार के जो उपाध्यक्ष थे वे भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। यहां दोस्तों गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री, गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री जो बना वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इस सरकार में जो खाद्य मंत्री के रूप में शामिल हुए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि खाद्य मंत्री के रूप में शामिल हुए थे दोस्तों, और खाद्य के साथ साथ उन्हें कृषि मंत्री भी बनाया गया था। और इसी सरकार में दोस्तों, तो मैं लिख देता हूं यहां दोस्तों, खाद्य एवं कृषि मंत्री, और यहां रेलवे मंत्री की जो पोस्ट मिली वो अरुणा आसफ अली को मिली, या शॉर्टकट में आसफ अली लिख देता हूं। इस प्रकार से ये अंतरिम सरकार भी बनी। काफी बड़ी संख्या में क्वेश्चंस अंतरिम सरकार से पूछे जाते हैं। यहां एक बार प्रश्न आया कि अंतरिम सरकार 1946 के अध्यक्ष कौन थे। विद्यार्थीगण जानते हैं कि प्रधानमंत्री की पहली कुर्सी जवाहरलाल नेहरू को मिली थी, अतः वो अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को टिका करके आते हैं और यहाँ वो गलती कर बैठते हैं। ध्यान रखें, पहली सरकार के मुखिया भी अभी भी जीजी ही थी। जीजी का मतलब गवर्नर जनरल ही था, और वो कौन था? लॉर्ड बावड़ा या लॉर्ड वेवेल, ये जो थे ये इस सरकार के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, वे इस सरकार के उपाध्यक्ष थे। इस सरकार में पहले भारत के गृह मंत्री एवं सूचना तथा प्रसारण मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी कुर्सी संभाली। हालांकि इस बैठक में, इस सरकार की स्थापना से पहले जो साबरमती आश्रम में बैठक हुई थी, उसमें तय किया जाना था कि जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है भारत की अंतरिम सरकार में, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी किसको मिले। इसके लिए 3 बड़े दावेदार थे, जिनमें से एक था सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरा था जवाहरलाल नेहरू। तीसरा कमजोर दावेदार जो था वो था सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी तो लगभग खारिज थे। 2 में बड़ी टक्कर थी कि प्रधानमंत्री जो है वल्लभ भाई पटेल बने या जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जो कांग्रेस की 20 पीसीसी थी, 20 पीसीसी, प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, 20 प्रांतों की कांग्रेस कार्य समितियां, जो उस समय गांधी जी ने अपनी, उस समय 20 प्रांत थे नहीं, प्रांत ब्रिटिश प्रांत 11 थे, लेकिन देशी रियासतों के आधार पर भी गांधी जी ने प्रांतों को अनुमति दे रखी थी। तो 20 पीसीसी थी, जिनमें से अधिकांश पीसीसियां जो थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में थी। लेकिन ये कहते हुए गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया कि अंग्रेज सरकार से बातचीत करने और विदेशों के साथ संबंध बनाने के लिए ज्यादा ठीक रहेगा, ज्यादा उपयुक्त रहेगा। पटेल तो मेरी तरह है, एक गुजराती जो कि त्याग और तपस्या की राह पर चल रहा है। तो उन्होंने ये कहते हुए जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनने पर मोहर लगा दी। आज भी कई बार इस मुद्दे पर मैं बहस देखता हूं और कई तरह की बातें जो हैं और वो यूट्यूब की यूनिवर्सिटी से जो पीएचडी होल्डर्स हैं, फेसबुक यूनिवर्सिटी के पीएचडी होल्डर्स हैं, वो अपना अपना मत रखते हैं, वो खैर अलग बात है। लेकिन वास्तविकता जो है, जो कि बीएल ग्रोवर के द्वारा अपनी आधुनिक भारतीय इतिहास जो पुस्तक है उसमें जो लिखी हुई है वो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की है। तो दोस्तों, मैंने बताया कि इस 16 मई 1946 की योजना के द्वारा कैबिनेट मिशन ने 2 चीजों को स्थापित करने के लिए
शीघ्र प्रयास किया, जिनमें पहली थी कि भारतीय अपनी सरकार स्थापित करें। और इसके पीछे कैबिनेट मिशन योजना को भेजने के पीछे यदि कोई व्यक्तित्व कोई था तो वो ब्रिटिश सरकार थी। और वो जो ब्रिटिश सरकार थी दोस्तों, ये ब्रिटिश सरकार आई थी लेबर पार्टी की। ब्रिटिश लेबर पार्टी की जो सरकार थी, उसके जो प्रधानमंत्री थे, कि जो पीएम थे वो कौन थे दोस्तों? इस सरकार के प्रधानमंत्री जो थे दोस्तों, वे थे इस समय जॉन क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट जो एटली थे, एटली की जो सरकार थी, उसने कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा था। और ये जो दोनों कार्य वे अंतरिम सरकार की स्थापना करवाने के पीछे यहां पर भी जॉन क्लीमेंट एटली का हाथ था, एवं संविधान सभा के गठन करवाने के पीछे भी जॉन क्लीमेंट एटली का ही योगदान था। और ये जो निर्वाचन हुआ दोस्तों, इस निर्वाचन में ये सिर्फ निर्वाचन जो हुआ ये ब्रिटिश 11 प्रांतों में हुआ दोस्तों। देशी जो रियासतें थी 565, उन रियासतों के अंदर ये चुनाव नहीं हुआ। वहां क्या हुआ, वहां राजाओं द्वारा मनोनीत किया जाना था। और इस चुनाव में भी जो शर्त रखी गई थी कि 10 लाख की जनसंख्या 10 लाख की जनसंख्या पर एक संविधान सभा का सदस्य चुना जाए, पर एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का यहां एक सिद्धांत बनाया गया था कि भारतीय जनता के 10 लाख पर एक संविधान सभा का सदस्य होना चाहिए। तो दोस्तों आप चाहें तो यहां भी भले ही स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं पीछे हो गया हूं, देखिएगा, फटाफट लीजिएगा। प्यारे साथियों, अब यदि हम बात करें हमारी संविधान सभा की, तो इसमें जो सदस्य हैं वो टोटल संविधान सभा के तो दोस्तों संविधान सभा की यदि अपन बात करें तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। और इन सदस्यों में 389 में से दोस्तों इन सदस्यों को 2 भागों में बांटा गया। 2 भागों में इनको बांटा गया, इन 389 सदस्यों को। यहां दोस्तों जो 296 सदस्य हैं वो निर्वाचित होने थे। तो इनको 2 भागों में बांट लेते हैं, एक तो निर्वाचित सदस्य और दूसरी ओर दोस्तों मनोनीत सदस्य। अब बताइए जरा, मनोनीत सदस्य कितने थे और निर्वाचित सदस्य कितने थे? तो दोस्तों निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या थी वो थी 296 और जो मनोनीत सदस्य हुआ करते थे दोस्तों, उनकी जो संख्या थी वो थी मात्र 93 सदस्य। 296 जो सदस्य थे, उन सदस्यों में से भी दोस्तों 2 भागों में विभाजन किया गया। 2 भागों में विभाजन किया गया। 2 भाग कौन कौन से, ये देख लीजिएगा। यहां प्रांतीय निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश या चीफ शिप अथवा कमिश्नरी जो प्रांत थे, यहां से कितने सदस्य आए और यहां से कितने सदस्य आए दोस्तों? तो प्रांतीय निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या है
वो 292 और चीफ कमिश्नरी प्रांतों की जो संख्या थी वो थी 4। ये 4 कौन कौन सी थी दोस्तों? मैंने बताया आपको कि उस समय केंद्र शासित प्रदेश 4 थे। एक था बलूचिस्तान, दूसरा था कुर्ग, और ये कुर्ग कहां पड़ता है? कर्नाटक में। और तीसरा था दोस्तों अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। और चौथा सदस्य फटाफट बताएं दोस्तों, तो कौन सा था बताइएगा? दिल्ली। तो ये जो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं या 4 चीफ जो प्रांत थे, यहां से जो सदस्य आए, ये सदस्य 4 थे और इन 4 को प्रांतीय निर्वाचित सदस्यों के साथ जोड़ेंगे तो ये 296 हो जाएंगे। इन 292 जो सदस्य थे, यहां से जो चुनाव हुए, ये मैंने बताया 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का अनुपात रखा गया। और यहां जो चुनाव हुआ, ये चुनाव प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। और यहां से जो 4 सदस्य आए, इनमें से आप क्वेश्चन का उत्तर दीजिए दोस्तों कि इन सदस्यों 296 में से राजस्थान से कितने सदस्य आए? शाबाश, फटाफट बताइए दोस्तों। वेरी गुड, फटाफट देखता हूं मैं कौन होशियार है। मन में सोच लो, फटाफट सोचो कि राजस्थान से कितने सदस्य निर्वाचित रूप में शामिल हुए। फटाफट बताइए, फटाफट। 296 में से राजस्थान में से कितने सदस्य आए? तो ऑप्शन मैं दे देता हूं, आप चाहो तो फटाफट दोस्तों बताओ। तो यहां मैं ऑप्शन दे रहा हूं, आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि राजस्थान से कितने निर्वाचित सदस्य आए। तो बताओ 13, बताओ 12, बताओ 11, बताओ 1, फटाफट बताओ ABCD में से। तो इसका दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करें, फटाफट करें कि 12 होगा या फिर 13 होगा, 11 होगा या 1। अब मैं जब तक आप लोग टाइप नहीं करेंगे तब तक मैं जो है आपको आगे बढ़ा देता हूं। मनोनीत जो सदस्य थे, इन मनोनीत सदस्यों में से जो 93 सदस्य आने थे, ये देशी जो रियासतें थी, देशी रियासतों के जो राजा थे, राजा, इन राजाओं के द्वारा मनोनीत किया जाना था, नॉमिनेटेड किया जाना था, मनोनीत होने थे। मनोनीत का मतलब कि राजा जैसे कहे कि भाई तू चला जा, किसी को भेज दे, अपने भाई को भेज दे, भाई बड़ी टेंशन कर रहा हो, या मान लो किसी की पत्नी टेंशन दे रही हो तो उसको कहे तू 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 जा, 2 साल 11 महीने के लिए तो जा, 18 दिन के लिए तो जा भाई, संविधान सभा में जा और तो संविधान बनवा दे। अपनी तरफ से चाहे जिसको अपना प्रतिनिधि के रूप में भेज सकते थे। और हाँ, राजा चाहे कि नहीं मैं ही चलता हूं तो खुद भी चल जा सकता था। यहां की जो जनता होती थी दोस्तों, उस जनता को निर्वाचन का अधिकार नहीं मिला था। देशी रियासतों की जनता को, राजस्थान में ज्यादातर या पूरी ही देशी रियासतें थी 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे दोस्तों। इसलिए यहां की जनता ने निर्वाचन नहीं किया, जनता ने तो कहीं भी नहीं किया। लेकिन एक विधानसभा भी थी राजस्थान में, और वो थी अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा। और इस विधानसभा द्वारा एक सदस्य निर्वाचित किया गया। अब आपने लिख दिया होगा कमेंट बॉक्स में कि कितने किए गए। तो अजमेर मेरवाड़ा के द्वारा एक सदस्य जो था, वो सदस्य भेजा था निर्वाचित करके, और वो एकमात्र निर्वाचित सदस्य राजस्थान से एकमात्र निर्वाचित सदस्य कौन था, खूब क्वेश्चन पूछा गया है। वो कौन था दोस्तों? वो था मुकुट बिहारी भार्गव, मुकुट बिहारी भार्गव।
तो ये एकमात्र सदस्य राजस्थान से निर्वाचित था। इन 296 में से राजस्थान जो वर्तमान है यहां से सिर्फ एक सदस्य गया था। बाकी राजस्थान से जो सदस्य मनोनीत किए गए थे वो राजाओं के द्वारा इन 93 में से मनोनीत किए गए थे। इस समय दोस्तों देश में 65 रियासतें हुआ करती थी, जिनमें सबसे बड़ी रियासत, बताओ फटाफट, इन 565 में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? सबसे बड़ी थी हैदराबाद, सबसे बड़ी रियासत थी। और सबसे छोटी कौन सी थी दोस्तों? सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? भीलवाड़ी, भीलवाड़ी एमपी। ये इतनी छोटी थी, ये कितनी छोटी थी कि इसकी का क्षेत्रफल बमुश्किल 1 किलोमीटर भी नहीं रहा होगा। और इस एमपी की भीलवाड़ी से जो सदस्य आए दोस्तों वो एक भी नहीं आया, क्योंकि इतनी छोटी थी। कई छोटी रियासतों को मिला मिला करके सदस्य भेजे जाते थे। जैसे राजस्थान में, अब राजस्थान की यदि बात करें, राजस्थान से कौन कौन सदस्य गए, क्योंकि क्वेश्चन राजस्थान से आते हैं राजस्थान के एग्जाम्स में। तो राजस्थान के एग्जाम की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी आरएस के, पीएसआई के, फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के, थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा के, सीटी के जो विद्यार्थी हैं, अदर कांस्टेबल वगैरह की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए राजस्थान से कितने सदस्य आए? तो भैया राजस्थान में 19 + 3 रियासतें थी तो ये 22, लेकिन सदस्य कितने आए यहां? इनके द्वारा सदस्य कितने भेजेंगे? 11 सदस्य भेजेंगे। अब वो 11 सदस्य कौन कौन थे जरा बताइएगा, देखता हूं मैं कितने विद्यार्थियों को आता है। राजस्थान से जो 11 सदस्य भेजे गए थे वो कौन कौन थे, बताओ फटाफट बताओ, या फिर मैं एक कोड वर्ड के माध्यम से आपको क्लियर करता हूं। चलिए मैं ही बता देता हूं। तो इसका एक सूत्र है दोस्तों, जब हीरा माटी से गोधरा सजे, सूत्र क्या है? जब हीरा माटी से गोधरा सजे, या इसको यूं भी कर सकते हैं, जब हीरा माटी गोधरा में सजे, इसको यूं भी कर सकते हैं, गोधरा में सजे। जब हीरा और माटी, हीरा वाली माटी गोधरा में सजे, क्योंकि में का और से का कोई अर्थ यहां नहीं है। तो बाकी को हम देख लेते हैं किसका अर्थ क्या है। यहां जय का अर्थ है जसवंत सिंह। ये जसवंत सिंह भरतपुर की ओर से गए थे। बै का अर्थ है बलवंत सिंह। बलवंत सिंह ये उदयपुर की ओर से गए थे। आप तो सदस्यों का नाम देखिए, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। और ये जो हीरालाल शास्त्री थे ये जयपुर की ओर से गए थे। इसी प्रकार से ये जो राह है यहां है रामचंद्र उपाध्याय, माटी में है माणिक्य, माटी में तो माणिक्य मिलता है, माणिक्य लाल वर्मा। आप सबको पता है कि ये उदयपुर की तरफ से गए थे। टी में है टी कृष्णामाचार्य, टी कृष्णामाचार्य। गोधरा में गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा। द में है दलेल सिंह, यहां
मैं ये भी बता दूं कि ये गोकुलाल असावा और ये जो माणिक्यलाल वर्मा और जो ये हीरालाल शास्त्री थे, ये प्रजामंडलों की ओर से सदस्य भी थे। याद रखें, प्रजामंडलों के सदस्य भी थे। और अब इनमें अपना लास्ट का जो क्रम रहा वो था रा, यानी कि राज बहादुर। यहां सजे में सज्जन सिंह, इनमें से दोस्तों जो महत्वपूर्ण सदस्य उभरा था वो कौन था? टी कृष्णामाचारी। टी कृष्णामाचारी को इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि इनकी संविधान सभा में एक बड़ी भूमिका थी टी कृष्णामाचारी की, और ये जयपुर से गए थे। ओके, तो ये खेतड़ी से गए थे, लिखने की जरूरत नहीं है। और यहां जय नारायण व्यास जो थे महत्वपूर्ण सदस्य, जय नारायण व्यास, ये जोधपुर की ओर से गए थे। ये दोस्तों सजन नहीं है, सरदार है, सरदार। तो ये है सरदार सिंह जी, ये खेतड़ी की ओर से गए थे। और जयनारायण व्यास जो है वो जोधपुर की ओर से गए थे। सदस्यों की संख्या देखिएगा जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 11 सदस्य हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इनमें 2 महत्वपूर्ण सदस्य आप बड़े मान सकते हैं। टी कृष्णामाचारी की एक बड़ी भूमिका रही संविधान निर्माण में, और जयनारायण व्यास की बड़ी भूमिका रही। वो जोधपुर की ओर से थे और ये जयपुर की ओर से थे। ठीक है, तो 11 सदस्य तो थे दोस्तों राजस्थान से। 11 सदस्य जो थे वे राजस्थान से जो थे वो मनोनीत थे। तो 11 मनोनीत सदस्य एवं एक निर्वाचित सदस्य, इस प्रकार से कुल राजस्थान से 12 सदस्य गए थे। कुल राजस्थान से 12 सदस्य गए थे। तो 12 सदस्यों में से दोस्तों 11 मनोनीत सदस्य और एक निर्वाचित सदस्य गया था। तो दोस्तों आज की जो अपनी क्लास है उसको, चूंकि अपने संविधान निर्माण की जो क्लास है वो काफ़ी बड़ी क्लास है, तो इस क्लास को मैं बस यहीं तक, और अगली क्लास में शेष जो अपना संविधान निर्माण की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को अपन आगे लेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में और इसी संविधान निर्माण की कड़ी को लेकर के। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करें और शाम को ठीक 7 बजे रोजाना पॉलिटिकल साइंस की क्लास को ज्वाइन करें। नमस्कार।